क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया पढ़ाई लिखाई बच्चा? गुड। तो देख बच्चा, हम लोग अब इस वीडियो में चैप्टर 2 में इंटर कर रहे हैं, है ना बच्चा? एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का मैंने 3 पार्ट में वीडियो में बना दिया था बेटा, है ना? अब मैं आ रहा हूँ चैप्टर 2 में। ठीक है, देखा जाए चैप्टर 2 का हमारा एक्सरसाइजेस। देखो बच्चा, चैप्टर 2 का हमारा एक्सरसाइज में जो पहला हमारा सवाल है ना, वो देखा जाए। देखो बच्चों, चैप्टर 2 का जो हमारा सबसे पहला सवाल है, पहले उसी की बात करें, है ना? और इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस बना लिया जाए, है ना? देखो बच्चों, ये हमारा है इस चैप्टर का पहला सवाल। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2.1। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो बच्चा, कहता है दो चार्जेस हैं बच्चा, है ना? ये दो चार्जेस हमें दिए हुए हैं। इन दो चार्जेस का हमें वैल्यू दिया है Q1 और Q2, है ना? और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है? और हमें कहा गया है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइन टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट द इन्फिनिटी टू बी जीरो। देखो बच्चा, हमारा सवाल क्या कहता है? कहता है क्या, दो चार्ज मानो, एक चार्ज हमारा ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, है ना बेटा? Q1 कितना हो गया? देखो Q1 ये है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, है ना? और दूसरा हमारा चार्ज ये देखो बच्चा, ये हमारा है Q2। कितना है? देखो ये हमारा है नेगेटिव चार्ज, -3 10⁻⁻8 कूलम, है ना बेटा? एक हमारा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? और सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज है ना? हमसे कहा गया है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइन द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, है ना बेटा? कहता है इन दोनों को एक लाइन से जोड़ लो, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ लो, है ना बेटा? और कहता है इस लाइन के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है ना बेटा? तो आप सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना? सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड ही है बेटा, डायरेक्शन तो है नहीं, है ना? तो देखो, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना? तो हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे इन दोनों के पोटेंशियल कैंसिल हो जाए, है ना बेटा? ठीक है, तो देखो, पोटेंशियल का किसी भी चार्ज की वजह से अगर कोई चार्ज Q हो, है ना बेटा, तो इस चार्ज से किसी R वाली दूरी पे जो पोटेंशियल आप लिखते हो, क्या लिखते हो? Q/R, ये लिखते हो ना बेटा, है ना? तो इसके लिए भी वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और इसके लिए भी वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, है ना? ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना बेटा? ठीक है, तब देखो बीच में ऐसे कोई पॉइंट्स आ सकते हैं बेटा, है ना? ठीक है, जिस पॉइंट पे इन दोनों के पोटेंशियल के वैल्यू सेम हो, है ना बेटा? तो खास तुम महसूस करो इस बात को कि अगर हमें V का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम करना है बेटा, है ना? तो तभी संभव है ना बेटा, जब बड़े चार्ज से डिस्टेंस हम बड़ा लें और छोटे चार्ज से डिस्टेंस हम छोटा लें, है ना बेटा? ठीक है, बड़ा चार्ज से बड़ा डिस्टेंस, छोटे चार्ज से छोटा डिस्टेंस, तभी Q/R के रेशियो सेम हो पाएगा ना, तभी हमारा V सेम हो पाएगा ना, है ना? तो बोलो तो, अगर मैं A वाला पॉइंट लूँ, है ना, तो क्या है? पॉसिबल है? खुद देखो, बड़ा चार्ज का कौन सा वैल्यू है बेटा? देखो 5 है ना, ये बड़ा, 3 तो छोटा हमारा है ना? लेकिन देखो अभी क्या हो गया, बड़े वाले चार्ज से ही दूरी छोटी हो गई, है ना बेटा? इसका मतलब ए पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना? अब चलो बी वाले पॉइंट पकड़े, इन दोनों के बीच में ट्राई करते हैं बी वाला पॉइंट, है ना? देखो तो बी पॉसिबल है कि नहीं? तो कह सकते हो ना, इधर से हमारा डिस्टेंस बड़ा हो जाए और Q2 से डिस्टेंस छोटा हो जाए तो काम बन जाएगा हमारा, है ना? तो चलो बेटा बी के लिए काम करें हम लोग, फॉर बी, है ना? तो चलो, मैंने इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस था इनके बीच में 16 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, अगर तुमने इस दूरी को x मान ली है
है ना। तो फिर ये वाली दूरी क्या कहोगे, ये दूरी कहोगे ना बच्चा 16 माइनस एक्स सेंटीमीटर, है ना। यूँ सोचो कि एक्स भी तुमने सेंटीमीटर में ही ली है ना बेटा। तो बी वाले पॉइंट पे क्या कहेंगे हम लोग, के Q1 बाई एक्स प्लस के Q2 बाई 16 सेंटीमीटर माइनस एक्स, है ना बेटा। सभी सेंटीमीटर में ही है, इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना बेटा। अगर हमारा दोनों में यूनिट डिफरेंट पुट करो, है ना बेटा, तो हमें पुट करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो तो के तो हमारा दोनों में कॉमन कैंसिल हो गया। और दो Q1 पुट कर दूँ मैं, Q1 पुट कर दूँ, कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, है ना बेटा। फिर प्लस सॉरी बाई आर कितना हो गया एक्स, और ये हो गया हमारा -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स, है ना बेटा। समझते हो ना, हमें यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। तो कितना हो गया, सब में 10 पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 5 बाई एक्स इक्वल टू 3 बाई 16 माइनस एक्स, है ना बच्चा। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया हमारा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, है ना बेटा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या कहोगे कि पॉजिटिव वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर, तो नेगेटिव से कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बेटा हमें क्या करना था, पोटेंशियल 0। तो चलो एक बार यहाँ भी ट्राई करते हैं बेटा। सी पॉइंट यहाँ मालूम है, तो बताओ यहाँ पॉसिबल है कि नहीं। देखो छोटे चार्ज से डिस्टेंस यहाँ छोटा है ना बेटा, है ना, जबकि यहाँ से ये बड़ा डिस्टेंस है। यही चाहिए था ना हमको, बड़े चार्ज से बड़ा डिस्टेंस, छोटे चार्ज से छोटा डिस्टेंस। तो चलो अब सी के लिए ट्राई करें, फॉर सी। तो सी के लिए क्या कहोगे, चलो इस दूरी को मैंने मान लिया बेटा आर, तो क्या हो जाएगा, कहोगे के Q1 बाई कितना हो जाएगा 16 प्लस आर, है ना बेटा। फिर प्लस इसके लिए के Q2 बाई आर, है ना बेटा, इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 है बेटा, है ना। लेकिन अगर कोई ये नॉन जीरो वैल्यू हो तो फिर सबको ऐसा यूनिट में चेंज करना नहीं बोलना, है ना बेटा। तो के हमारा सब में कैंसिल हो गया, के हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बताओ, के भी कैंसिल हो गया। तो Q1 हमारा है बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 16 प्लस आर, है ना बेटा। Q2 को इधर करोगे तो नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई आर, है ना बेटा। अब यहाँ देख सकते हो तुम कि दोनों में 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल कर दिया जाए, है ना। तो क्या बचेगा, तो अगर तुम्हारा 5R इक्वल टू 48 प्लस 3R, इसका मतलब R कितना हो गया देखो 24 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 40 सेंटीमीटर, है ना बेटा। नेगेटिव से 24 सेंटीमीटर और पॉजिटिव से 40 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गया ना क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है बच्चा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए भी स्पेस क्रिएट कर लिया जाए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए भी अब स्पेस क्रिएट कर लिया जाए, है ना बेटा। तो क्या होगा देखो बेटा, सवाल में कहता है एक रेगुलर हेक्सागन बनाओ जिसके साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो और 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया हो वर्टिसेस पे, है ना बेटा। अब कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे हमें निकालना है बच्चा पोटेंशियल। चलो देखो, पहले बनाया जाए हेक्सागन, पहले एक हेक्सागन बनाया जाए। देखो बच्चा, एक हेक्सागन बनाया जाए। हेक्सागन का साइड लेंथ हमारा दिया है बच्चा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो बच्चा, ये हेक्सागन का सेंटर हो गया, है ना। अब जानते हो ना हेक्सागन में जो साइड की लंबाई होती है ना बेटा, वही हमारा डिस्टेंस हर कॉर्नर से भी होती है ना बेटा।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप में इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी हमारा ए होगा, है ना। और ए हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया है बच्चा हमें 10 सेंटीमीटर, है ना। और देखो इसके हर कॉर्नर पे, हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है। और अच्छी बात यह है बेटा कि सारे चार्ज की वैल्यू हमारी बराबर है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है चार्ज? ये दिया हमें 5 माइक्रोकूलम, है ना। तो चलो सबको एसआई में चेंज कर लें। ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कूलम, है ना बेटा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है? इसके सेंटर पे सी वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बच्चा कि हर वर्टेक्स से वो पॉइंट बराबर दूरी पे है ना। तो किसी एक का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/A, ठीक है। चूँकि ऐसे हमारे पास कितने चार्जेस हैं? 6, और सभी का सेम है ना बेटा। वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो K हो गया 9 × 10⁻⁹, Q हमारा कितना है? देखो 5 × 10⁻⁻6, है ना, डिवाइड बाय डिस्टेंस था हमारा 10 10⁻⁻2। तो कितना हो गया बच्चा? देखो इंटू 6 भी था ना बेटा हमारा यहाँ। कितना हो गया? 9 × 5 × 6, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा? 45 या 30। ये हो जाएगा बच्चा 270। 270 × 10 का पावर 9 यहाँ पे है बेटा। और यानी एक यहाँ से आएगा 10, जैसे 6 गया तो ये हो गया बच्चा 4, है ना। इसको बोल सकते हो 2.7 × 10⁻⁶ वोल्ट, है ना बच्चा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? पढ़ा जाए सवाल को। कहता है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। ये 2 चार्ज को 2 पॉइंट पे रख दिया, ये 2 चार्ज को 2 पॉइंट पे रख दिया, ए और बी पे, है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। देख बच्चा, एक हमारा चार्ज यहाँ और एक हमारा चार्ज यहाँ, ठीक है। कितना चार्ज है? ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम, ये हमारा है नेगेटिव चार्ज 2 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। इसको चलो मान लिया जाए +Q, है ना बेटा। ये हमारा है -Q, है ना बेटा। अब देखो, अब कहता है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा है बच्चा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सिस्टम, ठीक है बेटा। इस सिस्टम का हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट करना है, ठीक है बच्चा। ध्यान रहे सवाल में क्या कहता है? पहला पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चा? आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बच्चा। तो देखो तुम जानते हो ना बेटा, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है ना, बोलो है कि नहीं। तो हमें बेटा एक ऐसे इक्विपोटेंशियल प्लेन की तलाश है, या हमें एक ऐसे प्लेन की तलाश है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। ढूंढना है हमें ऐसा पॉइंट, ठीक है। तो हमें एक अच्छी बात क्या दिखी बच्चा, कि जितना एक पॉजिटिव है उतना ही एक नेगेटिव चार्ज है ना बेटा। तो अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना, तो इनसे मिल करके पोटेंशियल 0 भी हो सकता है ना। क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है ना बेटा। अब देखो आर की वैल्यू भी सेम कर दी जाए, तो क्या होगा? बोलो, दोनों के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन प्लस और माइनस होगा, तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा, है ना। तो एक तुम्हें तो यही दिख रहा होगा, एक तुम्हें तो पॉइंट यही दिख रहा होगा, मिड पॉइंट, बोलो है कि नहीं। ये मिड पॉइंट हमारा दिख रहा होगा तुमको, है ना। अब सोचो कि मिड पॉइंट पे दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बेटा, तो ये तुम्हारा आर सेम है, बोलो है कि नहीं। लेकिन यूँ सोचो, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, है ना। तो देखो बेटा इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स महसूस करो इन दोनों से बराबर दूरी पे हैं कि नहीं, है ना बच्चा, बोलो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब तुम देखो, अगर तुम इस लाइन को जिस पे चार्ज रखा हुआ है ना बेटा, इसको तुम अगर एक्स एक्सिस मान लो, है ना, तो फिर तुम इस वाई वाले लाइन को
ग्रीन लाइन को तुम विभिन्न वाई भी कह सकते हो बेटा और जेड भी कह सकते हैं, है कि नहीं? बोलो, है ना बच्चा? वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है ना? इसका मतलब वाई जेड प्लेन में कोई भी लाइन हो सकता है। ये वाई जेड प्लेन में कोई भी लाइन हो सकता है। यूँ सोचो कि दो चार्जेस थे और ये प्लेन है ना, इस प्लेन का हर एक पॉइंट इन दोनों टर्मिनल से बराबर दूरी पे होगा ना बेटा, ठीक है? तो क्या कहेंगे हम, वाई जेड प्लेन दिख गया बेटा हमको यहाँ, तो है ना, वाई जेड प्लेन हमें दिख गया ना बेटा, वो प्लेन जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा हर पॉइंट पे, है ना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में वाई और जेड लिखा हुआ था नहीं, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा क्या, डिफाइन किया जाए ए प्लेन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। जिसको मैंने इतने ऐसे बताया आपको, आप बच्चा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये प्लस और माइनस चार्ज मिल करके डाइपोल हो गया, और जब डाइपोल हो गया तो डाइपोल का आप जानते हो इक्विपोटेंशियल प्लेन कैसा बनता है ना। बी पार्ट कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस, इस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, देखते हैं बच्चा। चलो ये पॉइंट मैंने मान लिया, तो देखो तो बेटा इस वाले नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालोगे तो कहोगे ना अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, बोलो बेटा होगा। और देखो अब कहोगे इस वाले पॉइंट से भी देखा जाए ये भी बेटा सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसे होता है, रिपेल करने वाला, ऐसा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है कि डिफरेंट है बेटा, तो कहोगे इस वाले पॉइंट का दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है, और अगर दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है बेटा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों को अगर हम वेक्टर मेथड में ऐड करेंगे बेटा, है ना, तो एग्जैक्टली बीचों बीच में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, ठीक है। तो किधर आया आपका फील्ड फाइनली, तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन this plane is parallel to the line joining the charges, है ना, जो लाइन इन दोनों को जोड़ा था उस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको तुम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन भी कह सकते थे बच्चा, बोलो, है ना, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हो ना। डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये उसका उल्टा है ना। तो डाइपोल के कॉन्सेप्ट से तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि एक के इक्वेटोरियल प्लेन का पॉइंट है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्पेस बनाया जाए पहले। देखो बच्चा सवाल करता है एक स्फेरिकल कंडक्टर लो जिसका कि रेडियस हमारा होना चाहिए 12 सेंटीमीटर, है ना, और चार्ज होना चाहिए 1.6 10⁻⁻⁷ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस। देखो बच्चा एक स्फेयर बनाया जाए, ध्यान से ये कंडक्टिंग स्फेयर है ना, और इसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। तो आप डायग्राम देख के भी ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि मैं जो चार्ज बनाया है सभी इक्वी डिस्टेंस पे बनाने की कोशिश की है बेटा, तो पूरा चार्ज यूनिफॉर्म है, और ये बच्चा इसका रेडियस है ना, और चार्ज हमारा इस पर कैपिटल क्यू। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस हमारा है बच्चा 12 सेंटीमीटर, और चार्ज हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर, है ना, पहला पॉइंट फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर, अंदर वाले किसी पॉइंट पे, है ना बेटा। तो आप सब लोग जानते हो बेटा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना हमेशा, कि इंटरनल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पता है ना आपको,
आर लेस देन कैपिटल ए, तो फॉर्मूला ये बेटा है ना, बी वाला पॉइंट जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब इस वाले पॉइंट पे निकालना है आपको, तो इसको ए मान लिया मैंने, ए वाला पॉइंट था बेटा। अब बी वाला पॉइंट है, बी कहाँ पे निकालना है आपको, जस्ट आउटसाइड का मतलब बी पॉइंट है ना। तो देखो बच्चा बी वाला पॉइंट बाहर हो गया, और बाहर वाले हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, आप सबको पता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अभी तो रेडियस के बराबर हो गया, क्योंकि क्या कहा गया था, जस्ट आउटसाइड मतलब लगभग सरफेस पे ही मानिए आप। तो के कितना हो गया बच्चा, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। रेडियस था हमारा बच्चा 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो तो ये तो हो गया बेटा 144, 12 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर तो हो गया -4, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो 16 से 9 ज़ा 44 ही होता है बेटा, है ना, तो ये आपका 10 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये -3 यहाँ हो गया बेटा, 9 3 12 मेरे साथ चला गया, तो 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा आपका, है ना। सी पार्ट देखा जाए, सी पार्ट क्या कहता है, सी कहता है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो समझ सकते हो 18 सेंटीमीटर तो अच्छा खासा बाहर हो जाएगा बेटा आप सी पॉइंट, है ना। सी पॉइंट के लिए एट आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, सी वाला पॉइंट। फिर से फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है बच्चा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के हो गया आपका 9 10⁻9, क्यू आपका क्या है 1.6 10⁻⁻7, आर का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 324, सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा -4, है ना बेटा, और ये तो करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो 1 मिनट रुक जाओ। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4.4 इंटू 10⁻, ठीक है, मैं 2 जीरो यहाँ से हटाया, तो ये हो गया 13 7 6 तो ये हो गया 4 वोल्ट पर मीटर, ठीक है बच्चा। देख लिया आपने कि आपका ए बी सी तीनों पार्ट का आपका आंसर आ गया बच्चा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम भी होता है ना। तो 4 भी हो गया। अब आए क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखो बच्चा 5 पे, 5 क्या कहता है, फाइव क्वेश्चन कहता है बच्चा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जाए, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानते हो ना आप लोग, दो प्लेन्स होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेन्स होते हैं बच्चा, ये मान लो आपको दिख रहा होगा लाइन ये, लेकिन एक्चुअली ये प्लेन यूं इस बोर्ड से परपेंडिकुलर है ना बेटा, ठीक है। अब कहता है कैपेसिटेंस भी आपका दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस आपका बेटा 8 पिको फैराड, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, इतना फैराड कैपेसिटेंस है, ठीक है। और बीच में आपका एयर है ना, ठीक। व्हाट विल बी कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, है ना बेटा, और स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, है ना बेटा। तो देखो इनिशियली क्या था हमारा डिस्टेंस, इसमें डी था मान लिया मैंने, इसका एरिया हमारा ए था, तो ये था आपका कैपेसिटेंस। आप जानते हो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बेटा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि अंदर मीडियम हमारा एयर है। लेकिन सवाल में क्या कहा गया, सवाल में क्या गया, आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, क्या ट्रांसफॉर्म करें कि इसके बीच की जो दूरी है इसको आप आधी कर दें, मतलब अब क्या कर दिया जाए, डिस्टेंस हो गया हमारा d/2, ठीक है, और इसके अंदर एक मीडियम भर दें आप,
इसके अंदर एक मीडियम भर दें, है ना बेटा। ऐसे मीडियम भरें कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी, है ना बेटा, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी है आपकी 6, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम ही होती है ना बच्चा। अब नया कैपेसिटेंस मान लिया बच्चा मैंने सी डैश। सी डैश क्या होना चाहिए, एरिया ए, ठीक। ये क्या एप्सिलन, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, बाई डी। डिस्टेंस हो चुका है बच्चा डी बाई 2। इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, ए एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर डिवाइड बाई डी, 2 चला गया ऊपर, है ना बच्चा। तो अब इस इक्वेशन में देखो बच्चा, ये जो हमारा पोर्शन है ये तो वही है जो पहले था, है ना। तो अब क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 2c इंटू एप्सिलन आर, है ना बेटा। बहुत जगह पे बच्चा एप्सिलन आर को के भी लिखा जाता है ना बेटा। वो के जो आप पढ़ते हो वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9×10⁹ है ना, ठीक है। लेकिन ये के अलग है, ये रिलेटिव परमिटिविटी का ही सेकेंड नाम है ना बच्चा। कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 8 पिकोफैराड, है ना, -12 सॉरी -12 इंटू हो गया बच्चा 6। तो कितना हो गया ये, 6 इंटू 2 12 हो गया, इंटू 8 96। तो आप कह सकते हो 96 पिको फैराड, ये आपका आंसर जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई ना। मीडियम चेंज करने से क्या हुआ कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आर आ गया, है ना बेटा, ठीक है, और डिस्टेंस हाफ हो गई थी। ठीक है, अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। स्पेस बनाया जाए। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 पिकोफैराड, है ना। इन सबको लगाया गया सीरीज में। व्हाट इज़ द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए पार्ट क्या कहता है ना बेटा। तो नंबर ए पार्ट में क्या कहा गया, देखो क्या कहा गया कि 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको सीरीज़ में लगानी है। चलो लगा दिया जाए सीरीज़ में, है ना बेटा, ठीक है। अब कहता है कि एक कैपेसिटर, मतलब हर कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम, कितना है बच्चा 9 पिको फैराड, है ना। हमें निकालना है बच्चा इक्विवेलेंट। अब जानते हो कि अगर कैपेसिटेंस सीरीज़ में होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है फॉर्मूला ना। अभी वाले कहानी क्या है, अभी बच्चा सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये हो गया आपका C/3। इसका मतलब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/3 उल्टा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया C का वैल्यू आप पुट कर लो, तो आपका आंसर आ गया 3 पिको फैराड, कंप्लीट। ठीक है बच्चा, अब आते हैं बी में। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply, है ना बच्चा। एक कॉम्बिनेशन जो आपको सवाल में दिया हुआ था, क्या था सवाल कि ये 3 कैपेसिटर्स को हमने जोड़ दिया एक सप्लाई से, जिस सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट था, 120 वोल्ट था, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन बताओ आप तो बच्चों इन सब को कंबाइन करके एक सिंगल कैपेसिटर बना चुके हो ना, बोलो बना चुके हो ना, बोलो, है ना बच्चा। तो ये कंबाइन होकर क्या बन चुका आपके पास है, ये बन चुका है C इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ आपका क्या था C था, है ना बेटा। तो देखो अब जब चार्ज गया होगा इन पे, जब चार्ज यहाँ से गया होगा, है ना बच्चा, तो चार्ज यहाँ से क्यों गया होगा, और ये इक्विवेलेंट सिस्टम है तो फिर यहाँ से भी क्यों गया होगा, है कि नहीं। अगर आप इस डायग्राम की बात मान लो तो आप कहोगे Q शुड बी C इक्विवेलेंट इंटू V, है ना। कितना है आपका 3, और ये कितना दिया वोल्टेज 120, इसका मतलब हो गया बच्चा आपका 360 पिको कूलम, इतना चार्ज आ गया, है ना। लेकिन सोचो बच्चा यही चार्ज तो यहाँ ही फ्लो किया है ना, तो क्या होगा देखो, यही चार्ज इन प्लेट्स पे जाएगा, पहले प्लेट पे जाएगा वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
और वहाँ से बाहर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर वही चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो हो जाएगा प्लस, जहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, जहाँ पहुँचेगा वहाँ हो जाएगा प्लस, और जहाँ से बाहर निकल जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो बेटा इन सब पे कैपेसिटर पे बराबर ही चार्ज आएगा ना बेटा, बोलो ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब बताओ किसी एक का पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी वन कैपेसिटर, आप किसी एक कैपेसिटर को पकड़ लो है ना बेटा, तो क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया मैंने उसको, ये हो जाए होना चाहिए Q/C। Q कितना था आपका 360 और C कितना था आपका 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 वोल्ट। बन गया सवाल है ना बेटा। तो आंसर फर्स्ट का हो गया 3 पिको फैराड, सेकंड का आंसर हो गया 40 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2.7 पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.7 हमारा क्या कहता है, पहले स्पेस बना रहा हूँ मैं। देखो बच्चा कहता है क्वेश्चन नंबर क्या हमारा कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो बच्चा इनको लगाया जाए पैरेलल में। देखो बच्चा हमारे पास 3 कैपेसिटर्स और तीनों पैरेलल में। फर्स्ट कैपेसिटर, चलो इसको मैंने मान लिया C1, तो ये हो गया हमारा C1। अब आओ सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर ये भी लग गया इसे पैरेलल है ना बच्चा, ये मैं है C2, चलो इसको मैंने मान लिया C2। थर्ड आपका है 4 पिकोफैराड, थर्ड आपका है बच्चा 4 पिकोफैराड है ना, इसको मैंने मान लिया C3, ये आपका है बच्चा C3। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटा ये हमारा सबको कंबाइन करना है ना बेटा। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया हमें, C इक्विवेलेंट है ना बेटा। अब जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 + C3 है ना बेटा। कितना हो जाएगा बोलो आप, 2 + 3 + 4 = 9 पिकोफैराड हो जाएगा बच्चा है ना। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, देखो कहता है बच्चा डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई है ना बेटा। इस कॉम्बिनेशन को आप जोड़ दो किससे, एक 100 वोल्ट के सप्लाई से, 100 वोल्ट का सप्लाई। ठीक है बच्चा, तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चा, 100 वोल्ट। ठीक है, अब सोचो बच्चा अगर मान लो मैं यूँ कहूँ कि इमेजिन कर लिया मैंने कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल x वोल्ट है ना, तो आप क्या कहोगे इस वाले के मुकाबले में 100 वोल्ट ज़्यादा है ना ये, तो इसका मतलब इस पॉइंट का क्या होना चाहिए x + 100 है ना। अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट से लेकर के है ना, जो मैं अभी बना रहा हूँ पॉइंट ग्रीन से उस वाले पॉइंट तक देखें आप, कोई डिवाइस लगा हुआ नहीं है बच्चा, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया x वोल्ट है ना। ठीक है, अब देखो मैं ग्रीन का एक और बना रहा हूँ यहाँ डॉट, यहाँ भी देखो बेटा इस x + 100 से लेकर के इस पॉइंट तक कहीं भी कोई डिवाइस लगा नहीं है बेटा, तो इसका पोटेंशियल भी हो गया हमारा x + 100 है ना बेटा। तो अब देखो अगर मैं x + 100 को दिखा दूँ रेड डॉट से है ना बेटा, तो यही पोटेंशियल यहाँ भी होना चाहिए, यही पोटेंशियल यहाँ भी होना चाहिए, यही पोटेंशियल यहाँ भी होना चाहिए है ना बच्चा। ठीक है, और मैं अगर x वोल्ट को दिखाऊं बच्चा ग्रीन डॉट से, तो इस पॉइंट का भी x वोल्ट, इस वाले पॉइंट का भी 100 वोल्ट, इस वाले पॉइंट का भी x वोल्ट है ना, ये सारे ग्रीन का कितना हो गया बच्चा, x वोल्ट हो गया है ना। तो आप गौर करो हर कैपेसिटर रेड और ग्रीन डॉट के बीच में है, रेड का पोटेंशियल x + 100 और ग्रीन का पोटेंशियल x वोल्ट, इसका मतलब हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम बच्चा है ना। हर कैपेसिटर के लिए इधर का हो जाएगा हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई लो है ना बेटा। तो अगर मैं कहूँ इस वाले कैपेसिटर का चार्ज हमारा Q1 है ना, तो Q1 आप क्या कह दोगे, बहुत सिंपल, C1 × कितना था डिफरेंस आपका था 100 है ना बच्चा। तो C1 था आपका 2
तो ये हो गया 200 पिको कूलम, है ना बेटा। वैसे ही अगर आप कहोगे इस वाले पे चार्ज Q2 है, तो Q2 क्या हो जाएगा आपका, देख लो, इसका भी सेम पोटेंशियल हो गया ना बेटा 100 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 300 पिको कूलम, है ना बेटा। अब कहते हैं इस वाले की बात करते हैं Q3 चार्ज, तो Q3 कितना होना चाहिए, C3 इंटू 100 AB हो गया बेटा, ये हो गया आपका 400 पिको कूलम। ठीक है बच्चा, समझ गए, सिंपल सवाल था, है ना। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, देखो कहा गया सवाल में कि हमारे पास क्या है बच्चा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज़ 3 मिलीमीटर, है ना बेटा। ठीक है, किसी एक कैपेसिटर के बारे में कहा गया आपको कि एरिया आपको पता है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, है ना बच्चा। प्लेट्स के बीच की दूरी आपको पता है, कितनी पता है, 3 मिलीमीटर। तो इसको कर दिया जाए 3 × 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, है ना। तो आपको पता है ना बच्चा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A ε0/d, है ना बेटा। ठीक है, A सवाल में दिया है 6 10⁻³ है ना बेटा। डिस्टेंस आपको दिया है 3 इंटू 10⁻³ अब बच्चा एप्सन नोट की वैल्यू पुट कर ली जाए, ये होता है 8.85, है ना बेटा। 8.85 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻12, है ना बच्चे, ये हो जाएगा 10⁻⁻12, है ना। तो कितना आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा 0.717। तो 17.7 -12 कर लिया पिको, तो ये हो गया पिको फैराड, है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है सवाल, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो तो निकल चुका हमारा, है ना। इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, इसको जोड़ दिया 100 वोल्ट की सप्लाई से, तो क्या कहोगे, Q = CV, है ना बच्चा। तो 17.7 इंटू 100 कर लो, कितना हो जाएगा 1770, है ना बेटा। ये हो जाएगा पिको कूलम। ठीक है बच्चा, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे क्या चार्ज होगा, तो पता है ना बेटा आपको। जब भी कोई कैपेसिटर के दो प्लेट को जब भी किसी पोटेंशियल डिफरेंस से आप जोड़ते हो, है ना बेटा, हर बार क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव प्लेट, एक हो जाता है नेगेटिव प्लेट, है ना बच्चा। तो इस पर हो गया चार्ज कितना, इस पर हो गया चार्ज +Q, इस पर हो गया बच्चा -Q। ठीक है ना। ठीक है बच्चा, NCERT में आपका आंसर ये अप्रॉक्स में दिया हुआ है ना। इसको अप्रॉक्स में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला अप्रॉक्स में करोगे तो आपका हो जाएगा 18 पिको फैराड, है ना बच्चा। और ये आपका चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1800 बोल सकते हो अप्रॉक्स में ना बेटा। 1800 पिको कूलम बोल दिया जाए अप्रॉक्स में, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा ये 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो आप चाहो तो इसको 1.8 नैनो कूलम भी बोल सकते हो बच्चा, है ना। ठीक है बेटा, अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन, कहता है आप एक्सप्लेन करो क्या होगा, है ना, एक्सप्लेन करो क्या होगा। इफ़ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, क्वेश्चन नंबर 2.8 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, वही 18, इसका आया था आंसर आपका अप्रॉक्स में करके, है ना बेटा, उसी को। ए 3 मिलीमीटर थिक माइका सीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है बच्चा, अब देख लो सवाल में एक बार, पीछे के सवाल में डिस्टेंस कितना था आपका बच्चा,
डिस्टेंस आपका इस सवाल में दिया हुआ था 3 मिलीमीटर, है ना, और 3 मिलीमीटर की ही माइका सीट आप इंसर्ट कर रहे हो बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरा भर दिया, है ना बेटा। वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, सेकेंड कहता है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। ठीक है बच्चा, देखो कैपेसिटर का क्या होगा पूछा गया ना बच्चा, कैपेसिटर के साथ क्या होगा अगर हम क्या करें, माइका सीट को इसके अंदर इंसर्ट कर दें, है ना बेटा। तो कैपेसिटर का क्या होगा का मतलब क्या होगा, कैपेसिटर में जो जो बदलाव होंगे, है ना बेटा, वो बदलाव को आपको नोट करना है। ठीक है बच्चा, देखो देखो बच्चा, देखो बच्चा कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 ए 3 मिलीमीटर माइका सीट इंसर्ट कर दिया, है ना बेटा। तो देखो ये तो कन्फर्म है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बेटा, है ना। वही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है बच्चा आपको, क्या पता है आपको, ए एप्सिलॉन बाई डी, है ना। तो ए ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी। याद रहे बच्चा, एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ही दूसरा नाम है, या कहो रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो देखो बेटा पहले के मुकाबले में जो ये था हमारा कैपेसिटेंस, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो गया बेटा। इसका मतलब पहले आपको कितना आंसर आया था, आपका आंसर आया था बेटा 18 पिको फैराड ना, इंटू करना है आपको 6। इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 108 पिको फैराड हो जाएगा बेटा आपका, है ना। ठीक है, ये बात आपकी ए में और बी में दोनों में वैलिड है ना। अब कहता है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, है ना बेटा। तो अब देखो ए वाले पार्ट के लिए पहले ये था आपका कैपेसिटर, है ना बेटा, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था बेटा, है ना। कितने का लगा हुआ था बच्चा, ये 100 वोल्ट का, है ना। अब देखो, अब इसी कैपेसिटर में क्या किया आपने, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, है ना। चलिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के लिए, है ना बेटा, मैंने यूज दिखा दिया आपको, ग्रीन से इसके अंदर भर दिया, है ना बेटा। ठीक है, तो पहले था आपका कैपेसिटेंस क्या, सी, अब हो गया सी डैश। लेकिन देखो बेटा इसके ये दोनों टर्मिनल जो कि सेल से लगे हुए थे, अभी भी सेल से लगे हुए हैं ना। और सेल का तो जीवन का एक ही मकसद है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, है ना। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपका बच्चा 100 वोल्ट ही रहेगा, है ना। लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस आपका बढ़ चुका है और वोल्टेज आपका सेम है, तो नया चार्ज हो जाएगा आपका सी डैश भी, है ना बेटा। कितना हो जाएगा 108 इंटू 100 पिको कूलम, है ना बेटा। आप चाहो तो नैनो में चेंज कर लो, तो हो जाएगा 10.8 नैनो कूलम। ठीक है बच्चा, है ना। अब बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या कहता है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें, इसका मतलब जिस कैपेसिटर को आपने पहले चार्ज किया था, है ना बच्चा, जिसको आपने पहले चार्ज किया था सी, किससे चार्ज किया था बेटा 100 से, तो आपका क्यू चार्ज आ चुका था, कितना आ चुका था बेटा, पहले पिछले सवाल का आंसर, पिछले सवाल का आंसर देखो आप 1.8 नैनो कूलम, है ना बेटा। अब कहता है कि ये बैटरी से तो अलग है बेटा, और अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, है ना बच्चा। तो गौर करने की बात यह है बेटा कि अब तो किसी और से कनेक्टेड है नहीं बेटा, इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल किसी भी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ना तो कहीं से चार्ज आ सकता है ना ही कहीं ये चार्ज जा सकता है। तो कंफर्म हो गया कि जो चार्ज पहले निकाला था आपने 1.8 नैनो कूलम वही रह जाएगा। लेकिन चूंकि आपका कैपेसिटेंस बढ़ चुका है ना, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अब नया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q अपॉन सी डैश। Q कितना आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई सी डैश कितना आपका था 108 पिको फैराड 10⁻12, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 108, है ना बच्चा। 18 से आप कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6, 50/3, है ना बेटा, 50/3 हो जाएगा आपका ये।
है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16.67 वोल्ट। ठीक है, देखा आपने फर्स्ट पार्ट में क्या था या सेकेंड पार्ट, दोनों के लिए बेटा, दोनों के लिए आपका कैपेसिटेंस तो यही रहेगा, है ना, चाहे कैसे भी इंसर्ट करो, है ना। लेकिन सेल लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा लेकिन चार्ज बढ़ जाएगा, या वह पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए चार्ज बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट में क्या कहोगे आप कि 1.8 नैनो कूलम जो चार्ज था वही का वही रह जाएगा, है ना, जो कि पिछले क्वेश्चन में 2.8 में निकाला था आपने। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके दोनों प्लेट जो हैं बेटा अब किसी और से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जितना चार्ज पहले था उतना ही रह जाएगा, क्योंकि चार्ज आने का या जाने का कोई रास्ता है नहीं, है ना बेटा। चलो तो कंप्लीट क्वेश्चन ये। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है एक 12 पिको फैराड का आप एक कैपेसिटर लीजिए, है ना बेटा। 12 पिको फैराड का आप एक कैपेसिटेंस लीजिए, है ना बेटा। और क्या कीजिए, उसको 50 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दीजिए, है ना बच्चा। देखो एक कैपेसिटर लिया जाए, है ना बेटा, कितने कैपेसिटेंस का, 12 पिको फैराड का। इसको जोड़ दिया जाए एक 50 वोल्ट के सेल के साथ, है ना बच्चा। ठीक है, भी आपका 50 वोल्ट, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है ना बच्चा, तो पता है ना आपको कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल का है बच्चा वही कैपेसिटर का है ना, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस लगा हुआ है सेल। कितना हो जाएगा, हाफ सी हो गया आपका 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2500। तो कैंसिल कर लिया जाए 6 टाइम्स। ठीक है बच्चा, 25 इंटू 6, ये हो जाएगा बच्चा 150। 150 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 10, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या कह सकते हो इसको, आप कह सकते हो बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल, है ना बेटा, या कह लो इसको 15, है ना, नैनो जूल। इतनी एनर्जी आपकी आएगी। ठीक है बच्चा, बात समझ गए, है ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो बच्चे क्या कहता है 11 में, कहता है कि एक 600 पिको फैराड के कैपेसिटर लो आप, ना बच्चा। क्या करो, 600 पिको फैराड का एक कैपेसिटर लिया जाए, सी हो गया 600 पिको फैराड। ठीक है बच्चा, इसको जोड़ दिया एक वोल्टेज सोर्स से, है ना। कितना दिया वोल्टेज हमने इसको दिया बच्चा 200 वोल्ट, है ना। अब कहता है इसको यहाँ से निकाल लो, इतना बैटरी है हमारा, इसकी वजह से इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा बेटा। चलो प्लस माइनस चार्ज, इस पर चार्ज आ गया बच्चा, मान लिया मैंने क्यू, तो क्यू कितना आ गया होगा, सी वी कितना हो जाएगा, देखो बच्चा 120, 3 हटा दिया जाए 10⁻⁹, है ना बेटा। देखोगे ना 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो पिको से हो जाएगा नैनो। ठीक है बच्चा, इतना हमारा कूलम का चार्ज हो गया। अब कहता है बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दो, है ना, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैराड कैपेसिटर, है ना बेटा। इस कैपेसिटर को निकाल लिया जाए, है ना, और इस पे था बेटा पॉजिटिव प्लेट, ये था नेगेटिव प्लेट। अब इसको जोड़ दिया जाए एक दूसरे कैपेसिटर से, है ना बेटा। ये भी हमारा सेम कैपेसिटर है, ये भी सी था, ये भी सी है, देखो, है ना। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना बेटा। तो देखो अगर इसके ऊपर चार्ज है बेटा तो चार्ज फ्लो करके आएगा, पॉजिटिव प्लेट इसको बना देगा पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट इसको बना देगा पॉजिटिव, है ना बेटा। ठीक है, तो चलो मान लिया जाए कि इस दौरान यहाँ से बच्चा एक्स फ्लो कर गया, है ना बेटा। तो देखो इसके पास पहले से चार्ज कितना था, बोलो। इसके पास पहले था बेटा हमारा क्यू, एक्स निकल गया तो आ गया क्यू माइनस एक्स,
और इस पे चार्ज हो गया बच्चा x, है ना। आपको पता है ना बेटा, इन दोनों में चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो चुका होगा, है ना बेटा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, लिखोगे q माइनस एक्स डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू एक्स बाई सी कैंसिल हो गया आपका, इसका मतलब x विल बी इक्वल टू q/2, है ना बेटा, ठीक है। बात समझ गया ना। तो हमसे पूछा गया था हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक इज लॉस्ट, कितना लॉस हुआ, है ना बेटा। तो पहले हमारी कितनी एनर्जी थी बेटा इसके अंदर, तो अगर चार्ज आप q निकाल चुके हो तो बोलोगे इसके ऊपर एनर्जी थी q²/2c, है ना बेटा। फॉर्मूला याद रहे आपको हमेशा कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ये हाफ CV² भी होता है बेटा और q²/2c भी होता है, दोनों फॉर्मूले होते हैं, है ना बच्चा। देखो अभी कितना हो जाएगा एनर्जी हमारा, q²/2c था ना बेटा, ठीक है। अब देखो अब कितना एनर्जी है चार्ज फ्लो होने के बाद, u फाइनल, तो कहेंगे एक पे हो गया q माइनस एक्स, है ना बेटा, और x की वैल्यू q/2, तो दोनों पे चार्ज सेम ही ना हो गया बेटा। अब q/2 फिर से वही फार्मूला q²/2c, चूँकि दोनों पे एनर्जी है तो इंटू 2 कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा बच्चा q²/4c। तो देखो बच्चा एनर्जी इनिशियल हमारा ज़्यादा है और फाइनल हमारा कम है, तो एनर्जी लॉस हुआ ना, दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना हो जाएगा बच्चा, ये q²/4c, है ना। q² कितना है बताओ, तो q² हमारा हो जाएगा बेटा 120 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁹, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो ना, कितना बोल सकते हो, 12 इंटू 10⁻⁸ कूलम, है ना बेटा। इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻16, है ना बेटा, डिवाइड बाई 4 इंटू सी कितना था आपका 610⁻⁰ इसको चाहो तो 10⁻⁻10 बोल सकते हो, है ना बच्चा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, है ना बेटा, इतना जूल, या कह सकते हो बच्चा कि 6 माइक्रोजूल की एनर्जी हमारे सिस्टम में लॉस हो गई, ठीक है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ गया बेटा, है ना। तो आपके बोर्ड लेवल के एक्सरसाइज हमने कर दिए बच्चा, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडिशनल एक्सरसाइज भी करेंगे बच्चा, ठीक है। 2.12 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चा, हैप्पी लर्निंग।